शुक्रिया नेहा। ये चार बड़े सवाल हैं, लेकिन एक सवाल और जो उभर कर आया है कि जैसा कि आप आंकड़ों में बता रही थी कि मुस्लिम जो मतदाता हैं उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी ने अच्छा किया है। एक छवि जो है वो मोदी की हिंदूवादी नेता के तौर पर रही है, लेकिन नतीजे जो हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि लगता है कि मोदी को लेकर ज़्यादा खुलापन जो है मुस्लिम समुदाय में भी आया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जो मौजूद हैं, जो मुस्लिम नेता और एक्सपर्ट हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं कांग्रेस की नेता नगमा को, जो हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हैं। बीजेपी की प्रवक्ता आसिफ खान हमारे साथ गुजरात से जुड़ी हैं। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में पूर्व सांसद और वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी साहब जुड़े हैं। स्वागत है आपका। मेरे साथ रशीद किदवाई साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो इस चर्चा में शामिल होंगे, और अदर हुसैन साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो ये हमारा पैनल है जिससे हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी इस चर्चा में मेरा साथ देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है शाहिद सिद्दीकी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। एक छवि हिंदूवादी नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी की थी, लेकिन जैसा कि नेहा ने अभी आंकड़े बताए, 19 प्रभाव वाले ऐसे क्षेत्र थे जहां पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव था, उसमें से 12 में बीजेपी ने जीत हासिल की। ये तब जब कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा नहीं था मैदान में। ये कोई हैरानकुन बात नहीं है, क्योंकि जहां मुस्लिम डोमिनेटेड कोई सीट नहीं है। जो भी सीट है वहां पर 15 से 25-30% के बीच मुसलमान हैं। तो ऐसी सीट पे क्या होता है कि पोलराइजेशन हो जाता है धर्म के नाम पर, एक हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो जाता है। तो मोदी जी की स्ट्रेटेजी ये रही है कि उन्होंने वहाँ पे हिंदू कैंडिडेट उतारे हैं, और मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस के भी आए हैं, समाजवादी पार्टी के भी आए हैं, और दूसरे इंडिपेंडेंट भी आए हैं। तो नहीं, मैं बात पूरी कर लूँ। मैं बात 25-30% भरूच की 2 सीटें हैं, जिसमें एक में 38% और एक में 42% मुसलमान हैं, और वहाँ भी बीजेपी जीती। तो मैं वही बता रहा हूँ कि मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ऐसी सीटों पर ही 5, 6, 7 मुस्लिम कैंडिडेट हो जाते हैं। जबकि बीजेपी का जो एक सिंगल मुस्लिम कैंडिडेट था, हिंदू कैंडिडेट था, उसके तरफ पोलराइज हो जाता है। क्योंकि मोदी जी की कोशिश ये रही कि हिंदू मुस्लिम पे इलेक्शन, कम से कम इलेक्शन से पहले वो सद्भावना यात्रा कर रहे थे, सद्भावना की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चुनाव के मौके पर आते आते उन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही खासतौर पे इन इलाकों में चुनाव लड़ा है। वरना वो एक भी मुस्लिम, उनका इरादा था मुस्लिम कैंडिडेट देने का, लेकिन आखिर में बीजेपी की स्ट्रेटेजी ये हुई कि मुस्लिम कैंडिडेट देने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बहरहाल डिवाइड होने वाला है, हिंदू वोट हमें मिल जाएगा पूरा। और आप देखेंगे रामपुर जैसी सीटों पे, किशनगंज जैसी सीटों से बीजेपी जीत के आई है, जहां पे मुस्लिम वोट 68% है। बिहार में किशनगंज में और रामपुर में 50% से ज्यादा है। उसका कारण ये होता है कि मुस्लिम वोट अक्सर डिवाइड हो जाता है और मुस्लिम कैंडिडेट बहुत सारे हो जाते हैं। जी नगमा, आपके पास आऊंगा मैं। ये नतीजे और खासकर जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी ने 117 से अपना आंकड़ा बढ़ाकर अब 121-122 के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरह से मुस्लिम प्रभाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी की जीत हुई है, क्या ये कहीं ना कहीं संकेत नहीं है कि मोदी को लेकर, उनकी छवि को लेकर जो भी धारणाएं थी अब वो अलग हट गई हैं और उन्हें ज्यादा एक्सेप्टेंस मिल गई है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानूंगी। एक तरफ हमारी हिमाचल में जीत हुई है, यहाँ पर गुजरात में ठीक है हम नहीं जीत पाए, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी तीसरी बार हारे लगातार मोदी जी को गया है जब बिल्कुल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुस्लिमों ने अपना वोट मोदी जी को दिया है, लेकिन मुस्लिमों ने मेरे ख्याल से 9% में से अबाउट 86% ने अगर मुस्लिमों ने वोट नहीं किया है परसेंटेज वाइज 9% में से, तो ये नहीं है कि मुस्लिम उनके साथ में है। प्लस उनकी सद्भावना समारोह में भी उन्होंने मुस्लिमों का सम्मान स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद भी अभी भी मतलब ये जो हिंदुओं को उन्होंने, सब बीजेपी के कैंडिडेट्स को उन्होंने कैंडिडेट बनाया, एक भी मुसलमान को नहीं बनाया। तो मैं नहीं कहूंगी कि सॉरी मुसलमान उनके साथ में। तो ये आप मानने को तैयार नहीं। आसिफा हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। आसिफा, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अभी आपने चुनावों से पहले पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन आपका क्या आकलन है? क्योंकि खासकर भरूच का वो इलाका जिसका जिक्र विजय कर रहे थे, यहाँ पर भी अप्रत्याशित प्रदर्शन रहा है बीजेपी का। क्या आप मानेंगी कि जो मुस्लिम समुदाय में मोदी को लेकर जो भी नाराजगी थी कुछ हद तक कम हुई है, या उनकी छवि में कुछ तब्दीली के तौर पर दिख रहा है? हमको साबर काटा के अलावा हमारा, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात अब जाति आधारित और धर्म आधारित राजनीति से उठ करके आगे बढ़ चुका है,
और गुजरातियों को केवल विकास की राजनीति समझ में आई है और मैंडेट विकास के नाम पर गया है। इसलिए ये देश के लिए एक सिग्नल है कि गुजरात अब विकास का मॉडल बन चुका है और सारे देश और दुनिया को ये फॉलो करने पर मजबूर किया है गुजरात के चुनावों ने। तो फिर क्या वजह है कि एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को आसिफा टिकट नहीं दिया गया? आपको तक टिकट नहीं दिया गया? मैं आ रही हूँ, मैं आपके मुद्दे पर आ रही हूँ। लगातार टोपी का मुद्दा उछालने वाले लोगों को भी गुजरात की प्रजा ने मैंडेट के माध्यम से जवाब दे दिया है कि नरेंद्र भाई मोदी ने जो मुसलमानों का कलमा लिखी हुई चादर है उसको पहना है और वो कहीं बढ़ चढ़ के मुद्दा है हमारे लिए। तीसरी बात रहती है कि किसी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दी गई, ये हमारे लिए इश्यू नहीं है। गुजरात के मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा दूसरे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है, सोशल सर्विसेज हैं। और जहां जहां मुसलमान टिकटों पर जीत सकते थे, 2010 के स्थानीय चुनावों में 200 से ज्यादा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुन करके आए हैं और ये संख्या कभी कांग्रेस की सरकारों ने मुसलमानों को नहीं दी थी। इसके अलावा वक्फ बोर्ड है, हज कमेटी है, जो निष्क्रिय थे कांग्रेस के जमाने में, वो सारे पदों को भरा है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। यही नहीं, उन बोर्ड को कॉरपोरेशन का दर्जा दिया है। इसलिए मुसलमानों का काम किया है और मुसलमान 2004 से जुड़ने लगे हैं। आज ही के नतीजे आप देख लीजिए। भरूच कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 सीटें ऐसी थी कि जो कांग्रेस के पास थी और 1 सीट लगातार 15 सालों से कांग्रेस के पास थी जी। और उस सीट को आज भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी एरिया से, जहां 40% मुसलमान वोटर्स हैं, ऐसे वागरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम जीत कर आए हैं। तो मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के और खुले मन से सपोर्ट किया है। ये सद्भावना का असर है जो पूरे गुजरात में दिखा है। आज भरूच की मोदी की सद्भावना का असर है जो पूरे गुजरात में दिखा है। लेकिन ये 36,000 नगमा सुना आपने? 36,000 मतों से हम उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीत रहे हैं। जी नगमा सुना आपने? मोदी की सद्भावना का असर है ये बोल रहे हैं, यहाँ तक बीजेपी वाले बोल रहे हैं ये तो 2014 के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, मैं नहीं मानती कि ये उनको एक राष्ट्र पोजीशन पे कितना स्ट्रांग करता है, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये उनकी जीत आज हुई है। लेकिन इससे भी मैं सहमत नहीं हूँ कि मुस्लिमों को पहले सीट दिया गया इसलिए अभी नहीं दिया गया। अभी क्यों नहीं दिया गया, वो एक सवाल उठता है। एक सवाल तरह से पता है, एक सवाल आपसे, सीधा सवाल कि नगमा, सीधा सवाल आपसे, में से 86% मुस्लिम इंडिफरेंट थे, इसलिए वो आके उन्होंने वोट नहीं दिया। हालत देखिए आप। जी नगमा, सीधा सवाल आपसे, मोदी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है इस बार और यही नतीजा है। इससे बड़ा बीजेपी में इतनी सारी इससे बड़ा सबूत क्या मिलेगा? आसिफा आपके पास आऊंगा, एक जवाब नगमा से ले लें। मुख्यमंत्री को सीट ला करके दिए। आसिफा आपके पास आऊंगा, नगमा आपसे सवाल, के तौर पे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? कर गई है। देखिए, मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने में बहुत सारे अटकलें हैं और वो एक राष्ट्रीय पोजीशन है प्रधानमंत्री का। तो मैं नहीं समझती कि मोदी, कैसी अड़चन है आपको, कैसी अड़चन है लगता है कि मोदी के सामने, पार्टी के भीतर है उनके प्रभाव उस तरह से है जिस तरह से गुजरात में है उनका प्रभाव, वो गुजरात का प्रभाव हर प्रांत में नहीं है। क्या ये नतीजे का मतलब ये है नगमा कि मुस्लिम समुदाय ने मोदी को माफ कर दिया? सारे हिंदुस्तान का मुस्लिम समुदाय उनके साथ में नहीं है, लेकिन गुजरात का मुस्लिम समुदाय, आपके आंकड़ों के हिसाब से आपको पता होगा कि 9% में से 86% ने वोटिंग ही नहीं की है, तो उसका आप क्या कहेंगे? नहीं, आप आसिफा जो नगमा कह रही है उसके मुताबिक ये है कि गुजरात में ठीक है नरेंद्र मोदी को जीत मिल गई, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान जो है, मुस्लिम जो है, वो मोदी के साथ नहीं है। मेरी सलाह है कि पहले वो अपने आंकड़ों को सुधारें, वो अपने आंकड़े सुधारें। एक राष्ट्रीय चैनल पर बोलने से पहले अपने आंकड़ों की जानकारी पूरी तरह से ले। हम लगातार फील्ड में घूमते हैं, लोगों से संपर्क में हैं और ये पूरी बात तय है कि जहां कांग्रेस 15 सालों से थी, आज उठा के फेंक दिया है। मुसलमानों ने उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया। तो ये बताइए ना, अगर ये बात करें तो हिमाचल की बात करते हैं कि कांग्रेस ने हिमाचल में इतना थम्पिंग मेजोरिटी हासिल किया है, तो ये कैसे ऐसे कह सकती है? हिमाचल में इतना थम्पिंग मेजोरिटी कांग्रेस ने हासिल और किया मुसलमान है, मेरे ख्याल से एक साथ जेल करते हैं, क्योंकि अगर 2002 से अगर मोदी साहब का पॉलिटिक्स में एक्टिव होना, उनकी जो पहली आज जो न्यूज़ में है, जो प्रोमिनेंस में है, आज वो दिखते हैं, वो 2002 के बाद ही से हैं और ये सच्चाई मेरे ख्याल से सब जानते हैं।
और उसकी ख़ास वजह है कि उन्होंने एक किस्म का एक वहाँ पे माहौल बनाया और मुसलमानों के प्रति उनका जो पूरा प्रचार था उस इलेक्शन का, और उन्होंने मियाँ मुशर्रफ कह के उन्होंने एक तरह से हिंट में मुसलमानों को संबोधित किया, उससे उनका वोट कंसोलिडेट हुआ। ये सब जानते हैं, ये एक हिस्ट्री है, ऑन रिकॉर्ड है। फिर दूसरा चुनाव आया और उसमें भी जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को कहा, और इस बार ख़ास तौर से हमें थोड़ी सी मतलब उनकी तारीफ़ इस मामले में करनी चाहिए कि उन्होंने एक कोशिश करी, ये जाना कि हाँ मुसलमान भी को भी लेके एक इंक्लूसिव सोसाइटी का जो है उन्होंने एक ताना बाना रचा, जो सद्भावना यात्रा के नाम पे, तो उसमें उन्होंने एक पहल करी, तो उसके लिए हम स्वागत करते हैं। परंतु मुसलमान और मोदी मैं समझता हूँ बहुत जेल करते हैं। पीएम बनने में अड़चन क्या है? ये पीएम बनने में देखिए सिर्फ गुजरात की जीत से और सिर्फ मुसलमानों से पीएम नहीं बनता है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और कह रहे हैं ना कि गुजरात के मुसलमान ने जो है वो माफ़ कर दिया, लेकिन देश का मुसलमान माफ़ करेगा नहीं मरेगा, ये एक सवाल जो है नगमा ने खड़ा किया था। देश का मुसलमान के और भी इशूज़ हैं, मतलब उनके लिए इस वक्त जैसे आप बंगाल चले जाएं तो वहाँ पे मोदी ना मुसलमानों के लिए इशू है ना गैर मुसलमानों के लिए, तो बहुत से इश्यूज़ हैं उस पर। एक मिनट राशिद भाई जी, लेकिन सिद्धार्थ में इस डिस्कशन में दो चीज़ें अलग अलग हैं जिसको हमें अलग करना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, इलेक्शन होता है, एक रूल ऑफ लॉ की बात है, कानून कचहरी की बात है, दंगों की बात है। उन दोनों का कोई ऑब्वियस लिंक नहीं होता। व्यवहारिक रूप से ज़रूर होता है कि लोग देखते हैं कि किसकी क्या छवि है, क्या है। और दूसरी बात ये कि अब कांग्रेस है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती, कांग्रेस ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया, तो संख्या के आधार पर डेमोक्रेसी में लोग करते हैं। भाजपा का एक अपना एक चोला है, नरेंद्र मोदी की एक छवि है, एक वो उसके हिसाब से करती है, कांग्रेस अपने हिसाब से करती है, समाजवादी पार्टी के अपने मापदंड है। तो उससे जो है उससे हम सीधा मुसलमानों से जोड़े मोनी तक पूरे देश का मिजाज है, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के अपना हाव भाव है, एक अपना कल्चर है, उसके हिसाब से वो टिकट देते हैं और पॉलिटिकल प्रोसेस होती है। शाहिद साहब ये बताइए, ये जो नतीजे हैं, इन नतीजों को लेकर जैसा कि एक बात नगमा ने कही थी कि गुजरात के मुसलमान ने भले ही उस चीज़ को भुला दिया हो या उनकी छवि को विकास से जोड़कर देखते हो, लेकिन देश का मुसलमान ज़रूरी नहीं है कि ऐसा देखे। देखिए, नगमा राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, उनको शायद गुजरात की भी समझ नहीं है। गुजरात में ऐसा नहीं हुआ है कि माफ़ कर दिया है, ना कोई इस तरह का सर्वे आया है सामने कि गुजरात के मुसलमानों को माफ़ कर दिया। हाँ, ये ज़रूर है कि गुजरात के मुसलमानों की जो हॉस्टिलिटी थी, जो नाराज़गी थी, जो गुस्सा था, वो किसी हद तक कम नहीं हुआ, बल्कि उन्हें लगता है कि क्या फ़ायदा, क्योंकि जब मोदी को बार बार मुख्यमंत्री बनना है और हमें इन्हीं से काम करना है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार का इंतज़ार गुजरात का मुसलमान कब तक करे कि एक बार नहीं बने, 2 बार नहीं बने, 20 साल इंतज़ार करेंगे क्या वो? तो उनका रवैया ये है, उनकी मजबूरी है कि मोदी के साथ डील करें। बाकी हिंदुस्तान के मुसलमान में मोदी जी ने अपना चेहरा बदलने में अभी तक नाकाम रहे हैं। मोदी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है ये। आसिफा ये शायद सिद्दीकी साहब बोल रहे हैं कि मोदी जो है वो मजबूरी है, गुजरात में मजबूरी है मुसलमानों के लिए। देखिए, शाहिद साहब का जो सोचना है, मेरे ख्याल से गुजरात के बाहर बैठा मुसलमान गुजरात के अंदर रह रहे मुसलमानों से बेहतर नहीं बोल सकता। अगर गुजरात के मुसलमानों की सही परिस्थिति को कोई बता सकता है तो यहाँ बैठा मुसलमान। इसलिए मैं चाहूंगी कि वो अपने जो स्टेटमेंट है अपने तक ही सीमित रखें। कोई डर के कारण मुसलमानों ने वोट नहीं दिए हैं। आप सारे मुसलमानों के नुमाइंदा नहीं है, आपको मुसलमानों ने मुंतखब नहीं किया है। और आज जमालपुर में भी पूरे गुजरात में 33 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान वोट प्रभावित हैं। उस 33 में से 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। तो ये चीजें क्या बता रही है? आप तो 22 सालों से बाहर बैठे हैं, सरकार के बाहर हैं, आप तो जनसंपर्क भी भूल चुके हैं। मुसलमानों के पास वोट लेने तक नहीं गए, केवल वोट बैंक की राजनीति की है। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ में मुसलमानों को शामिल किया है। आप तो वोट लेने भी नहीं गए मुसलमानों के पास। आप किसकी बात कर रही हैं? मैं किसी पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं है। और आप कांग्रेस की बात कर रही हैं, तो कांग्रेस की तो मेरी शिकायत है कि कांग्रेस ने ईमानदारी से लड़ाई नहीं कभी मोदी से। कांग्रेस ने गुजरात के मुसलमानों को मायूस किया है, क्योंकि पहले दिन से जब दंगा हुआ था तब भी ईमानदारी से नहीं लड़े मोदी से, और पिछले 12 साल से मोदी के साथ जो लड़ाई होनी चाहिए थी वो नहीं लड़ी है। तो मुसलमान बेचारा कैसे लड़े? मुसलमान की मजबूरी ये है कि वो वहां पे 9-10% है, वो अकेला मोदी से कैसे लड़ सकता है? तो जो काम आपने किया है ठीक किया है कि आपकी मजबूरी है
कि मोदी से कहीं समझौता कर लो और आ जाओ कांग्रेस छोड़ के मोदी के साथ, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। मजबूरी में वोट नहीं मिले। शाहिद साहब यहाँ 2002 के मामलों में हमें इंसाफ भी मिला है और बढ़ चढ़ के इंसाफ मिला है। 80% जो भी हमारे केस थे गुजरात में वो केस चले हैं और मुसलमानों को इंसाफ मिला है। इस बात को क्यों भूल जाते हैं आप? देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखें, हिंदुस्तान में कम्युनल राइटिंग के बाद सबसे हाईएस्ट कन्विक्शन रेट गुजरात में है। ख़ासतौर से अभी जो नरोदा पाटिया वाला जो उसमें कन्विक्शन हुआ है, उससे पहले वाले के 2 इंसिडेंट में हुआ है, इतना कन्विक्शन किसी भी कम्युनल राइटिंग में इतिहास में नहीं हुआ। दूसरी बात मैं जो कहना चाहूँगा, जो शाहिद साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जहाँ मुसलमानों ने ये देखा कि कितने लंबे समय तक हम सत्ता से बाहर रहेंगे, तो हो सकता है उनकी तरफ से इनिशिएटिव हुआ हो और मोदी जी ने भी किया हो, पर ऐसा ट्रेंड और राज्यों में भी देखा गया है और डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटीज़ में भी देखा गया। उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है, जहां बहुजन समाज पार्टी जब आई थी तो उसका एक नारा होता था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ वही तिलक यानी कि ब्राह्मण कम्युनिटी और तराजू यानी कि बनिया कम्युनिटी और तलवार यानी क्षत्रिय, उन्होंने बहुत बड़े तादाद में आके बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आ गई उनके साथ जुड़े। आज सतीश मिश्रा बहुजन समाज पार्टी के इफेक्टिवली नंबर 2 कहे जाते हैं। तो ये इतिहास है, ये सिर्फ गुजरात एक आइसोलेटेड एरिया नहीं हो, मुसलमान या मोदी कोई आइसोलेटेड केस स्टडीज़ नहीं है, आपको पूरे उत्तर भारत के उसके परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। जी नगमा, जो भी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उसमें यही बात कही कि गुजरात दंगों से जुड़े जो मामले हैं उनमें कन्विक्शन भी हुआ है और कन्विक्शन रेट जो है वो दंगों के मामलों में सबसे ज़्यादा जो है गुजरात दंगों के केसेस में हुआ है। तो ऐसे में मोदी को माफ़ क्यों नहीं करती? देखिए, इस पे तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि जहाँ पर आपने मुझे पूछा कि मोदी जी का राष्ट्रीय स्तर पे कितनी प्रबलता है, तो मैं नहीं समझती कि गुजरात में जितनी प्रबलता उनकी है या जितनी पॉपुलैरिटी उनकी है वो हर प्रांत में उनकी पॉपुलैरिटी उतनी है। तो उस स्तर पे वो कितने मजबूत है मैं नहीं जानती, लेकिन जिस पैमाने पर ये 3D इफेक्ट से पब्लिसिटी की गई और जितना सब कुछ किया गया, तो आपको लगता है जो स्टंट उस प्रकार से वो जीत, जो आंकड़े दिखाए जा रहे थे कि 140 150 इस तरीके से वो सीटें जीतेंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पोजीशन सस्टेन की है और पहले से बेहतर की है। उस बात को 3 बार में ऐसे बेहतर करना जो है इसको नकारा नहीं जा सकता। देखिए सिद्धार्थ, और दूसरी बात ये है कि देखिए एक पॉलिटिकल प्रोसेस में एंगेजमेंट होता है। नरेंद्र मोदी इस बार इरफान पठान को अपने कैंपेनिंग में ले गए और इसी तरीके से मुस्लिम्स में भी सैयद शहाबुद्दीन की तरफ से एक फार्मूला निकला था कि आप इतने टिकट दे दीजिए और वो करिए। वो बात जमी नहीं, लेकिन ये सारी बात होती है तो एक तरीके का दोनों साइड से बातचीत चल रही है। और नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और वो तमाम जनता के प्रति जवाबदार हैं, उसमें मुसलमान भी शामिल हैं। तो जो उनको इंसाफ दिलाना, उनको ह्यूमन राइट्स, उनके बिजली पानी सड़क का इंतजाम करना, वो सब उनके उसमें जिम्मेदारियों में शामिल है। जी विजय, कुछ एक जो आंकड़ा है जो हम उसे नजरअंदाज करते हैं, हमने 19 मुस्लिम सीटें छांटी हैं, 12 और 7 इस बार दिया, लेकिन 2007 में जब हाईली पोलराइज चुनाव था, मौत का सौदागर जैसी टिप्पणी आई थी, तब भी 11 सीटें बीजेपी के पास गई थी, 8 सीटें ही कांग्रेस के पास आई थी। तो उस हिसाब से 5 साल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। दूसरी बात, जो बीजेपी की प्रतिनिधि ये कह रही हैं कि हमने मुसलमानों को म्यूनसिपलिटी के चुनाव में दे दिया, वक्फ बोर्ड में दे दिया, तो वो नहीं चाहती, क्या इतना संकुचित दिमाग है कि वो नहीं चाहती कि मुसलमानों का विधानसभा के अंदर प्रतिनिधित्व बढ़े? ये मेरा एक सवाल है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, जहां पर बीजेपी, अभी तो नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, सांसद नहीं है, जहां बीजेपी के नाम पर बहुत सी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां बिदक जाती हैं, साथ खड़े होने पे साथ वोट नहीं देती एफडीआई के मामले में कई है। ऐसे में जब अगर नरेंद्र मोदी आएंगे तो ऐसी पार्टियां का रुख क्या होगा, ये बिल्कुल साफ है। ये बड़ा सवाल, विधानसभा के अंदर प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए था क्या? मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व गुजरात चुनाव में और विधानसभा में उसको नहीं होना चाहिए था बीजेपी की तरफ से? क्या मुसलमान को टिकट देने से ही उसकी कौम का भला होगा? ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। किसी कौम को टिकट दी तभी उसका भला होगा? नहीं, बिल्कुल परहेज अगर हो, सद्भावना का, अगर भाई लोकतंत्र में तो यही है ना कि सभी को बराबरी का मौका मिले। टिकट इश्यू नहीं है तो आपका क्यों है?
बराबरी का मौके में बहुत सारी चीजें देखी जाती है, विनेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट देखा जाता है, और आज तो कोई जिताऊ कैंडिडेट नहीं मिल सकता था। तो विनेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट आल्सो कैंडिडेट नहीं नजर आया। शायद भाई कुछ कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जी को अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि वो 2 मुसलमानों को जिताने की हिम्मत नहीं रखते। इतना उनका वोट बैंक नहीं है। इतने 12 साल रहने के बाद उनके पास इतनी सपोर्ट बेस नहीं है। अगर इतनी सपोर्ट बेस होती तो वो कहते कि जो जीत भी नहीं सकता उसको मैं जिता के लाऊंगा, ताकि मेरा रिप्रेजेंटेशन बने और मेरा चेहरा बदले, मेरा अंदाज बदले, और हिंदुस्तान के मुसलमानों में, हिंदुस्तान के सेकुलर फोर्सेस में एक मैसेज जाए कि मैं मुसलमान को जिता के ला सकता हूं। वही दिखा रहे हैं कि मैं मुसलमान को नहीं जिता सकता। लेकिन एक बात आसिफा, ये एक सवाल तो बनता है कि आप जो टोकनिज्म की बात कर रही हैं, नरेंद्र मोदी अपने प्रचार के अंदर, सुन लीजिए आसिफा, सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी प्रचार के दौरान ये बात कहते आए हैं कि इन प्रत्याशियों को छोड़ दीजिए, मुझे देखिए, मुझे वोट दीजिए। अगर ऐसा ही करना था तो फिर मुस्लिम समुदाय के प्रत्याशी को भी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि टोकनिज्म नहीं, वो तो वैसे ही अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं। देखिए, विनेबिलिटी तो मोदी साहब की है ना, वो तो खुद बोल रहे हैं। तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि चाहे हमारे लीडर हैं, बट नो माइनॉरिटी इज शुड बी एक्सेप्टेबल टू द माइनॉरिटी, और उसको बहु समुदाय को भी एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए। ऐसा कैंडिडेट ढूंढना और उसको रखना इज अ पॉलिटिकल कैलकुलेशन। तो इसको इस तरह से मत देखिए कि केवल मुसलमान को एक दे दीजिए टिकट, चाहे वो हारे तब भी एक सैटिस्फैक्शन। मेरी बहन आसिफा को टिकट देना चाहिए था। इनकी एक्सेप्टेबिलिटी तो है, ये मोदी जी को भी एक्सेप्टेबल है, मुसलमानों को भी एक्सेप्टेबल है, जैसा इनका कहना है कि मुसलमानों के लीडर हैं। तो मेरी बहन आसिफा को कम से कम टिकट देना चाहिए था, इनको जिता के लाना चाहिए था मोदी जी को। इनको भी जिता के नहीं ला सकते तो फिर आगे क्या करेंगे? कल को हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं तो हिंदुस्तान में भी हमें पार्लियामेंट में कोई टिकट नहीं मिलेगा, पार्लियामेंट में कोई मुसलमान नहीं आएगा, बाकी असेंबलियों में कोई मुसलमान नहीं आएगा अगर मोदी जी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। चुकी है और पार्टी जीत चुकी है। अब ये बखेड़ा करने से फायदा क्या है आपको, ये बताइए। नहीं, हम बखेड़ा नहीं कर रहे हैं, ये तो एक बहस है, हमेशा होती रहेगी। राजनीति इसी का नाम है, लोकतंत्र इसी का नाम है। लोकतंत्र में बहस होनी चाहिए। और आने वाले हिंदुस्तान की तस्वीर कैसे होगी, आने वाले हिंदुस्तान में मोदी जी का रोल क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है पूरे देश के सामने। और इसका जवाब हमें तब मिलेगा कि जब मोदी जी अपना चेहरा बदलेंगे, अंदाज बदलेंगे, सोच बदलेंगे, काम करने का तरीका बदलेंगे, और मुसलमानों को, देश के सेकुलर फोर्सेस को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को एक हिस्सेदारी देंगे। अगर वो सारे बाहर रखे जाएंगे तो आने वाले हिंदुस्तान में मोदी जी बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं ले सकते, वो गुजरात में कितनी भी कामयाबी ले लें। और जीत के बाद की पहली तस्वीर आप दिखा रहे हैं, देख रहे हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने गांधीनगर पहुंचे हैं। अपनी जीत के बाद अपनी मां का आशीर्वाद लेने के लिए गांधीनगर पहुंचे नरेंद्र मोदी। हैट्रिक लगाई है, जीत की हैट्रिक 2002, 2007 और अब 2012, और पिछली बार की तुलना में और बड़ी जीत नरेंद्र मोदी के लिए। 121 सीटों पर जो अभी तक रुझान और नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी आगे चल रही है। तो निश्चित तौर पर गांधीनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अपनी मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे नरेंद्र मोदी। चुनाव के दौरान भी अपनी मां का आशीर्वाद लिया था और सद्भावना यात्रा पर रवाना हुए थे, तब भी उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया था। और ये तस्वीरें आप गांधीनगर की देख रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीरें आप नरेंद्र मोदी की देख सकते हैं इस जीत के बाद। गांधीनगर जहां पर उनकी मां रहती हैं, उनसे आशीर्वाद लेने के बाद नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 5 बजे वो बात करेंगे अपनी जीत पर, पार्टी के प्रदर्शन पर। पार्टी मुख्यालय में अहमदाबाद में जश्न सा माहौल है, तंबू कनात लगी हुई हैं, तैयारियां हैं, उत्साह ज़बरदस्त है। बीजेपी की अप्रत्याशित जीत, नतीजे माना तो यही जा रहा था कि बीजेपी इस चुनाव में भी मजबूत है, लेकिन पिछली बार के आंकड़े को क्या नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के लिए पार करवा पाएंगे या नहीं, ये सवाल था। और आंकड़ा उससे ऊपर निकल गया है। 121 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं या आगे चल रहे हैं। और इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं गांधीनगर की, मां से आशीर्वाद लेने पहुंचे नरेंद्र मोदी। और ये देखिए नरेंद्र मोदी, पहली तस्वीर जीत के बाद अपनी मां के साथ, अपनी माता जी के साथ। और
तो तस्वीरों में देख सकते हैं उनकी माताजी भी उतनी ही खुश हैं और वो भी जीत का जो संकेत है वो दिखा रही हैं। माताजी से आशीर्वाद दिया। ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश, गांधीनगर में हम देख रहे हैं पहली तस्वीरें जीत के बाद नरेंद्र मोदी की अपनी मां से मिलने पहुंचे। जी हाँ सिद्धार्थ, हमेशा महत्वपूर्ण मौकों पर नरेंद्र मोदी अपनी माताजी का आशीर्वाद लेने जाते हैं और हीराबा जो उनकी मां है वह फिर से आशीर्वाद देते हुए सब तस्वीरों में साफ दिख रही हैं। जब गांधीनगर में अपने मुख्यमंत्री आवास से निकले हैं नरेंद्र मोदी और खासतौर से जब उन्हें अहमदाबाद में प्रदेश बीजेपी के मुख्यालय आना है उसके पहले वो अपनी मां से मिलने गए। और आपको ध्यान होगा कि जब यह चुनाव चल रहे थे और खासतौर पर दूसरे चरण का जो मतदान था उस दिन खुद हीराबा ने अपने इंटरव्यू में ये कहा था जो चाहती हैं कि उनका बेटा जो है मुख्यमंत्री तो है ही, चुनाव भी जीतेगा और साथ में प्रधानमंत्री भी बनेगा। तो जाहिर है मां जो है काफी खुश है अपनी बेटे की सफलता को लेकर। और मोदी जबकि अपने करियर के एक और नए पड़ाव पर हैं, तीसरी बार उन्होंने लगातार गुजरात में अपनी अगुवाई में बीजेपी को जीत दिलाई है और बीजेपी के हिसाब से कहें तो 5वीं जीत है। मोदी वहां अपनी मां से मिलने पहुंचे और अब माना यह जा रहा है कि मां से मिलने के बाद से अब वो यहाँ प्रदेश बीजेपी का जो मुख्यालय है अहमदाबाद के खानपुर इलाके में वहां पर आएंगे और फिर जो पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बैठक को संबोधित करेंगे, जिसका समय जो है शाम 5 बजे और उस जो भाषण होगा उसमें माना यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी संकेत दे सकते हैं इस जीत के बाद क्या होगी उनकी अगली राहें। तो शाम 5 बजे जब वो खानपुरा में बीजेपी के दफ्तर पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, तो क्या 2014 के कोई संकेत देंगे? क्या रूपरेखा जो उनके दिमाग में भी रही होगी, जिसकी चर्चाएं अक्सर होती है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में कि बीजेपी की ओर से दिल्ली के लिए अगर कोई उम्मीदवार बने तो नरेंद्र मोदी बने, क्या उसका कहीं संकेत मिलता है? 5 बजे जब वो संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को। और यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं उनकी माताजी से मुलाकात करने पहुंचे, उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे नरेंद्र मोदी। गांधीनगर में रहती हैं उनकी माताजी और जीत के बाद अपनी मां से आशीर्वाद लिया। और कुछ समय पहले एबीपी न्यूज़ पर भी जब हमने उनकी माताजी से बात की थी तो उन्होंने संकेत दिए थे कि वो जानती हैं कि ये चुनाव भी नरेंद्र मोदी जीतेंगे, लेकिन उनका बेटा प्रधानमंत्री बने, ये बात उन्होंने कही थी विजय हमारे संवाददाता से बातचीत में। जी हाँ, वो हर माँ चाहती है कि उनका बेटा ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। नरेंद्र मोदी तरक्की उनको भी मालूम था कि रोड मैप क्या होगा आगे। मैं उस लिहाज से बोल रहा हूँ। जी हाँ, ये भी कह सकते हैं आप कि उनकी ख्वाहिश ये है कि उनका बेटा प्रधानमंत्री बने। उन्हें भी लगता है कि 3 बार लगातार हैट्रिक हो गई और शायद नरेंद्र मोदी की अब पारी गुजरात में उस रूप में खत्म होती है और इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा 117 के मुकाबले 121 सीटें लेकर वो जीते हैं। तो ऐसे में उन्हें भी लग रहा होगा कि अब उनकी भूमिका दिल्ली की तरफ होनी चाहिए और प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये माँ का आशीर्वाद है। पहले वो जन्मदिन के मौके पर पहुँचे थे, तब माँ ने उनको रामायण की एक प्रति भेंट की थी नरेंद्र मोदी को। और आज देखते हैं कि कोई इस तरह का कोई गिफ्ट तो नहीं है, लेकिन आशीर्वाद के रूप में यही है कि प्रधानमंत्री वो बने नरेंद्र मोदी। लेकिन उनकी मां को भी जानना चाहिए कि बहुत रोड़े बहुत हैं। और सुबह भी नरेंद्र मोदी ने अपना ट्वीट किया था कि स्वामी विवेकानंद का एक कोट की धैर्य होना चाहिए, अनंत ऊर्जा है लेकिन अनंत धैर्य भी होना चाहिए। तो ये धैर्य की तरफ जो इशारा कर रहे थे, आगे बढ़ना है यानी गुजरात से बाहर निकलना है, दिल्ली तक पहुँचना है। लेकिन ऊर्जा है नरेंद्र मोदी में, लेकिन धैर्य उन्हें भी रखना होगा, उनकी पार्टी को भी रखना होगा। और एनडीए के जो दूसरे धड़े हैं उनका जो धैर्य है वो एक मुझे लगता है एक बड़ी भूमिका निभाएगा नरेंद्र मोदी। ये बड़ी भूमिका जो है, जो एनडीए के धड़े हैं वो किस तरह से परसीव करते हैं नरेंद्र मोदी को? क्योंकि अब तक बड़े मुद्दों पर भी, चाहे सरकार के खिलाफ उसकी सहयोगी पार्टियां भी हों, वो भी बीजेपी का हाथ थामने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो छवि एक बीजेपी की है और खासकर नरेंद्र मोदी जो उनके साथ पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वो उस लिहाज से उनको मान्य नहीं है। तो ऐसे में 2014 की अगर हम बात करते हैं, पार्टी के भीतर की लड़ाई छोड़ दीजिए, सहयोगियों को भी अपनी तरफ करना आसान नहीं रहेगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के सामने असल चैलेंज अब आया है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि उनका सपना, उनकी कोशिश, उनकी पूरी स्ट्रेटजी देश का प्रधानमंत्री बनने की है। और ये चुनाव इसी नारे पे लड़ा गया था। ये गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव नहीं था, ये नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को जिस तरह से अपनी छवि बदलनी है वो आसान काम नहीं होगा, क्योंकि आज खुद बिहार के अंदर जैसे हुआ कि बिहार में वहाँ पे बीजेपी भी नहीं चाहती थी और उनकी सहयोगी पार्टी भी नहीं चाहती थी, नीतीश कुमार भी नहीं चाहते थे कि वो बिहार में आएँ और चुनाव में हिस्सा लें या उनके साथ कहीं पोस्टर में भी नज़र आ जाएं, तस्वीर में भी नज़र आ जाएं। तो आज जब आज सिर्फ 4 पार्टियां रह गई हैं एनडीए के साथ। जी, एनडीए को सत्ता में आने के लिए
पार्टियों की, शायद 10-15 पार्टियों की ज़रूरत और पड़ेगी। वो 10-15 पार्टियां उसी हालत में आएंगी जबकि उसका लीडर ऐसा हो जो अटल बिहारी वाजपेयी जैसी छवि का हो। अब नरेंद्र मोदी की छवि अटल बिहारी वाजपेयी की छवि नहीं है, तो नरेंद्र मोदी के सामने चैलेंज ये, नरेंद्र मोदी बड़े होशियार हैं, बड़े समझदार हैं, अपनी छवि बदलना जानते हैं, मीडिया को इस्तेमाल करना जानते हैं, प्रोपेगेंडे के माहिर हैं वो, तो वो अपनी छवि कैसे बदलते हैं। मुझे लगता है कि आज जो भाषण करेंगे शाम को, वहीं से वो अपनी छवि बदलने की शुरुआत कर देंगे और आने वाले वक्त में लेकिन देखना ये होगा कि किस हद तक, क्योंकि उन्हें सवाल मुसलमान का नहीं, मुसलमान वोट इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये सवाल है कि वो बाकी सारे जो हिंदुस्तान है उसको एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं, और एक्सेप्टेबल तब होंगे जब कोई भी जात, कोई भी धर्म, कोई भी क्षेत्र जो है वो उनको अपना दुश्मन ना समझता हो, चाहे उनका समर्थन ना करे लेकिन उनसे नफरत ना करे। ये एक बुनियादी चीज़ है। नरेंद्र मोदी गुजरात को कबूल है, गुजरात को मंजूर है, गुजरात की जनता ने एक बार फिर से, तीसरी बार माफ कीजिएगा, जनादेश जो है उनके हक में दिया है, लेकिन क्या वो पूरे देश को मंजूर होंगे? क्या उस राजनीतिक गठबंधन का वो हिस्सा जिसके हैं उसके घटक दलों या कुछ और घटक दल अगर उस गठबंधन का हिस्सा होते हैं, हम एनडीए की बात करते हैं, क्या उनको वो कबूल होंगे? और क्या अपनी छवि को बदलने के लिए कोई एक रूपरेखा आज के 5 बजे के उनके भाषण में हमको देखने को मिलेगी? इस पर हम नजर रखेंगे। गुजरात की तस्वीर साफ हो गई है, हिमाचल की तस्वीर साफ हो गई है। गुजरात में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नतीजे और रुझान इस वक्त आपके सामने हैं। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। क्या अब 2014 में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी होंगे? इस जीत का, इस जनादेश का मतलब क्या है? इसी पर हम बात कर रहे हैं। आसिफा खान जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं गुजरात में, उनसे हम बात करते हैं। आसिफा, पूरे देश में ये अघोषित है, लेकिन गुजरात की जहां तक मैं बात कहूं तो ये सभी मानकर चल रहे हैं कि यहां से जो है अगला पड़ाव नरेंद्र मोदी के लिए वो प्रधानमंत्री की कुर्सी है। लेकिन इतना आसान या जो उनके लिए गुजरात रहा है, पूरे देश में उस तरह से लोगों के बीच में जनाधार बनाना या गठबंधन बनाना, एनडीए के अंदर दल जो हैं वो वैसे एफडीआई के मुद्दे पर भाग जाते हैं, बीजेपी का साथ नहीं देते हैं, तो नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर आपको लगता है कि सभी दलों में राय बन पाएगी या एक प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी उन्हें प्रोजेक्ट कर पाएगी? देखिए, गुजरात में चुनाव इस बार विकास के नाम पर लिए गए हैं और विकास की मॉडल को वो चुनाव आप जीत गए। अब ये बताइए कि अगर अगला पड़ाव मोदी साहब का अगर 2014 का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के तौर पर है, उस संदर्भ में बताइए। वोट दिया है। ये 2014 का सवाल है। इस सवाल पर तभी बात करें तो अच्छा है। फिलहाल तो हम अपने जश्न की तैयारियों में लगे हैं 2012 के, और इस जीत को सेलिब्रेट करने में मशगूल। नहीं, लेकिन ये बात तो आपकी पार्टी के अंदर भीतर राज्य में कम से कम ये तो सभी लोग जानते हैं, बढ़ चढ़कर कह रहे हैं कि मोदी साहब जो हैं वो तो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अभी इससे परहेज क्यों? इस पर जवाब देने से परहेज क्यों? आप बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी जी को भारत में एक अच्छे नेता के रूप से बच्चा जानने लगा है, विदेशों में जानने लगे हैं। जापान से अगर न्योता आता है तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर आता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर नहीं आता। नहीं, लेकिन तो न्योता, उनकी पहचान आप गठबंधन के लिहाज से बात कीजिए। बना चुके हैं। गठबंधन के लिहाज से बात कीजिए। एफडीआई पर भले ही मुलायम सिंह यादव उसके खिलाफ हो, लेकिन बीजेपी का साथ नहीं देंगे, हाथ छिटक कर चले जाते हैं, वॉकआउट करना पसंद है। यही बीएसपी की बात है कि बीजेपी के साथ नहीं खड़ेंगे। एफडीआई का मुद्दा जो है उस पर सरकार का साथ नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ खड़े नहीं होंगे। 2014 के लिए छोड़ दीजिए तो अच्छा है। यही तो सवाल है, अभी यही तो बड़े सवाल हैं। 2014 के लिए देखिए, मैं आसिफा से पूछना ही चाहता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री, तो आजकल गठबंधन का जमाना है, उन्हें जो चंद्रबाबू नायडू हैं या जगन रेड्डी हैं या नवीन पटनायक है या एआईडीएमके की लीडरशिप है या नीतीश कुमार जी है, ममता बनर्जी है, इन सब से उन्हें बातचीत करनी पड़ेगी। अपने कुछ गिव एंड टेक का पूरा एक नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस होता है, उसमें नरेंद्र मोदी का क्या योगदान होगा और वो किन मुद्दों पर इन सबको साथ ले चलने की जो हम ओवरऑल डिस्कशन चल रहे हैं, जिसमें माइनॉरिटीज भी शामिल हैं, दलित भी शामिल हैं, उसके लिए वो क्या करना चाहते हैं? क्या वो अपने आप को अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में पेश कर पाएंगे? आसिफा, सवाल आपसे। देखिए, इस मुद्दे को लेकर के
इस मुद्दे को लेकर के इतनी माथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी एक करिश्माई नेता हैं और इंशाल्लाह वक्त आने पर वो अपना करिश्मा जरूर दिखाएंगे। नगमा, क्या लगता है नरेंद्र मोदी जिस तरह से करिश्माई नेता के तौर पर आसिफा उन्हें बता रही हैं, चलिए गुजरात में करिश्मा चल गया, पूरे देश में चलेगा करिश्मा? यहाँ घटक दलों को इकट्ठा करके जो गठजोड़ बनाने की कोशिश रहेगी चुनावों से पहले एनडीए की, उसमें करिश्मा चलेगा? देखिए, मेरा एक ही कंसर्न है, मेरा ये कंसर्न है कि अगर गुजरात को रोल मॉडल लेके माना जाता है पूरे हिंदुस्तान के लिए, तो गुजरात में मुस्लिमों की रिप्रेजेंटेशन क्यों छोड़ी गई पॉलिटिकली? और अगर वो लोग इतना भी नहीं सोचते कि एक कैंडिडेट इस काबिल है कि उनकी छवि इतनी हावी है कि कैंडिडेट इस काबिल है कि उनकी छवि के माध्यम से आ सके, तो भी उन्होंने एक मुसलमान रिप्रेजेंटेशन को चांस नहीं दिया। मैं मुसलमानों का मुद्दा नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि सारे जाति समुदाय के लोगों को साथ में लेके चलना जरूरी होता है, जो मुझे यहाँ पर नहीं नजर आया। यहाँ का जो उन्होंने एक सभा भी संबोधित की थी, उसमें भी मुसलमानों का सम्मान उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और यहाँ पर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैं सारे एनालिसिस देख रही हूँ, तो मुझे इतना ज़रूर पता है कि मुसलमानों का एटीट्यूड इंडिफरेंट रहा है और 9% मुसलमान जो है उसमें से कई लोगों ने जाके वोट नहीं किया है। तो अगर गुजरात को ये मॉडल माना जाता है और उन्होंने मुसलमानों की तरफ तवज्जो नहीं दिया, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो एक समुदाय की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे? और पूरे हिंदुस्तान में इसका क्या मैसेज जा रहा है और वो किस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाएंगे उस एक चीज को लेकर? जी, गठबंधन के इस दौर में आमराय बनाना मोदी के नाम को लेकर के आसान होगा? देखिए, मोदी जी का प्रधानमंत्री की दावेदारी में आना एक स्वाभाविक है, क्योंकि गुजरात से जो इनको अप्रत्याशित जो जीत मिली है, ये शो करता है कि एक बहुत बड़े एक रीजनल लीडर हैं। पर हाँ, अभी बात है हिंदुस्तान की, मतलब दिल्ली की सरकार की, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती हैं। और जहाँ तक सवाल है मोदी जी का पीएम की दावेदारी में आना, मैं समझता हूँ कि ये भाजपा के लिए ज़्यादा बड़ा एक इशू है, ना कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की दूसरी साइड, चाहे उसमें कांग्रेस हो या और पार्टियां हो, क्योंकि एक मतलब और पीएम अड़ंगा एक और उनके यहाँ एक और पीएम इन वेटिंग का एस्पिरेंट आ गया है, क्योंकि अभी अडवाणी जी एक्टिव हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, पार्लियामेंट फुल्ली अटेंड कर रहे हैं और पार्लियामेंट उनका पूरा पार्टिसिपेशन है। तो हम ये कैसे मान लें कि अडवाणी जी प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है या उन्होंने अपने मुंह से या कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया हो? तो एक तरह से ये विद इन बीजेपी का ये डिबेट है। और मैं एक आपने पीएम इन वेटिंग का एक और कैंडिडेट बीजेपी को आपने दिया है इस डिबेट के साथ। एक और कैंडिडेट। जी, देखिए, कुल मिला के गठबंधन राजनीति के दौर में बीजेपी इस हकीकत को जानती है कि बीजेपी अपने दम पर, शिवसेना और अकाली दल के दम पर सत्ता में नहीं आ सकती। जनता दल यूनाइटेड साफ साफ चेतावनी आज भी दे दी है कि अगर नरेंद्र मोदी को कुछ किया जाता है तो वो बाहर हो जाएंगे। असम गण परिषद साफ तौर पर बीजेपी से इस बारे में इसी बात को लेकर संबंध तोड़ चुका है। बीजू जनता दल यानी नवीन पटनायक ने साफ कहा था, हम बीजेपी के साथ जाते हैं इसलिए मुस्लिम वोट हमारा कम होता है, इसलिए वो भी साथ छोड़ चुके हैं। ममता जो कि फ्राइडे के दिन अपने सांसदों का इस्तीफा करवाती है, वो हम कैसे उम्मीद कर लें कि वो नरेंद्र मोदी के साथ चले जाएंगे? पोल नहीं, लेकिन पोस्ट पोल तो कुछ हो ही सकता है ना। अगर गठबंधन बनना हो, पहले नहीं लेकिन बाद में तो बन ही सकता है। नहीं, बाद में ऐसी पार्टियां जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर चुनाव लड़ती रही है, उनका पूरा अस्तित्व धर्मनिरपेक्षता के नाम पर है, वो पोस्ट पोल के हिसाब से उनके हाथ में क्या आएगा? ऐसे में वो क्यों नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगी, ये बात समझ के परे है। अगर बीजेपी अपने दम पर सत्ता में आती है या शिवसेना या अकाली दल के नाम पर सत्ता में आती है, जिनको नरेंद्र मोदी को लेकर कोई ऐतराज नहीं है, तो फिर नरेंद्र मोदी की ताजपोशी हो सकती है। चलिए, एक बात आपने कारण बताया शायद सिद्दीकी साहब, वो ये कि और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि केशुभाई पटेल से मिलने पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। ब्रिजेश कुमार सिंह जानकारी दे रहे हैं। ब्रिजेश, ये क्या केशुभाई से मिलने पहुंचे नरेंद्र मोदी? जी हाँ, सिद्धार्थ, मोदी हमेशा सरप्राइज देते हैं और इसलिए जो है वह अपनी मां से मिलने के बाद से सीधे केशुभाई पटेल के बंगले पहुंच गए, जो कि गांधीनगर में ही मौजूद है, सर्किट हाउस के पास। और इस तरह से कह सकते हैं इसको एक सिग्नल देने की कोशिश है, जिक्र के तौर पर देख सकते हैं कि जिन केशुभाई पटेल ने उनका पूरी ताकत के साथ विरोध किया, उनके बारे में तरह तरह की बातें कही, यहाँ तक कि उनको हिटलर जैसी उपनाम भी दिए, उन केशुभाई पटेल से आज के दिन मिलने गए हैं, जबकि उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई है। ध्यान रहे सिद्धार्थ की जब मोदी इन विधानसभा चुनाव में लगातार प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता जो हैं, चाहे वो सोनिया हो, राहुल हो, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, उनको अटैक किया
लेकिन कभी केशुभाई पटेल के बारे में एक शब्द नहीं बोला। तो इनका अपना स्टैंड था कि केशुभाई का भले जो मेरे बारे में जो भी रूप हो, मैं उनके लिए एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। और इसमें ऐसे में जब आज जीत हासिल हुई है तो गुजरात में बीजेपी की पहली सरकार के जो मुख्यमंत्री रहे, जो कि मोदी का विरोध करते हुए ही थोड़े समय पहले पार्टी से बाहर निकले और अपनी पार्टी बनाई और सभी सीटों पर अमूमन लड़े, उन केशुभाई पटेल से मिलने पहुंचे हैं उनके गांधीनगर वाले बंगलों पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। तो गांधीनगर में केशुभाई से मिलने पहुंचे, अब इसको आप कैसे देखेंगे? क्या उसे उस रूप में देखेंगे कि जीत के बाद जख्म पर नमक छिड़क रहे, या फिर अपने गुरु को, एक शागिर्द रहे हैं उनके एक दौर में, अपने गुरु को मिलने पहुंचे, आशीर्वाद लेने पहुंचे? मैंने अभी आपसे कहा था कि आज शाम के भाषण में ही नरेंद्र मोदी अपनी छवि बदलने की शुरुआत कर देंगे, और वो शुरुआत उन्होंने कर दी है अपनी छवि बदलने की। वो केशुभाई के पास जो पहुंचे हैं तो एक मैसेज है कि मैं अपने बदतरीन दुश्मन से भी हाथ मिलाने को तैयार हूं। अब अपना उदार चेहरा, अपना बेहतर चेहरा, अपना इंसानियत वाला चेहरा, दोस्ती वाला, मोहब्बत वाला, और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि वो अपना माइनॉरिटी वाला चेहरा भी आगे रखेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि चाहे अटल जी को मखोटा कहा जाता था, लेकिन उस मखोटे के बगैर भाजपा दिल्ली में सत्ता में नहीं आ सकती। तो अडवाणी जी मखोटा बने, मोदी जी मखोटा बने या अपने चेहरे पे मखोटा लगाएं, लेकिन मखोटे के बगैर काम नहीं बनता दिल्ली के अंदर। तो ये काम शुरू कर दिया है मोदी जी ने, और मैं समझता हूं कि ये बड़ी पॉलिटिकल उनकी एक मूव है और बहुत बड़ा उन्होंने कदम उठाया है, और इसका प्रभाव गुजरात में भी होगा और उनकी छवि बदलने में भी ये बड़ा अहम रोल अदा करेगा। छवि बदलने में ये अहम रोल अदा करेगा। बहुत दिलचस्प है, केशुभाई पटेल से मिलने के लिए नरेंद्र मोदी जा रहे हैं गांधीनगर में। नरेंद्र मोदी अपनी माँ से मिलने गए, उसके बाद में केशुभाई पटेल से मिलने गए हैं। केशुभाई पटेल जिन्होंने इस चुनाव में उनको हिटलर तक कहा था, और नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया था कि मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस तरह से मिलना, वो जो सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि छवि बदलने की, चेहरा बदलने की कोशिश। जी देखिए, सिद्धार्थ, केशुभाई से मिलना, एक केशुभाई हार गए हैं, उनका जो पूरी एक लड़ाई थी वो पराजित हो गए हैं, तो नरेंद्र मोदी एक अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं, और एक गुजरात सेंट्रिक एक ये पॉलिटिकल डायमेंशन है। लेकिन जब वो देश की राजनीति करेंगे, वो माइनॉरिटीज़ का, ये उससे बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वो इतना आसान नहीं है कि वो केशुभाई की तरह मिलने चले गए। यहाँ के ऊपर उनकी अपनी छवि भी प्रोटेक्ट करनी होगी, तो उनके लिए एक ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी कहना आसान है मुखौटा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी बनना बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक अटल बिहारी वाजपेयी थे। खैर, बहुत दिलचस्प है ये मुलाकात जो अब से कुछ देर बाद होने वाली। जाहिर तौर पर इसकी तस्वीरें भी आएंगी, तो हमारी नज़र उस पर रहेगी। मिलने पहुंचे केशुभाई पटेल से नरेंद्र मोदी, मिलने पहुंच गए हैं नरेंद्र मोदी, और इसकी तस्वीरें जब आएंगी तो देखना दिलचस्प होगा केशुभाई से मुलाकात जब नरेंद्र मोदी होगी, क्योंकि दोनों ने इस चुनाव में खासकर उनकी गुजरात परिवर्तन पार्टी ने बिल्कुल पुरजोर तरीके से मोदी के खिलाफ काम किया। आसिफा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नगमा हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। फिलहाल रुकने कुछ देर के लिए।